बच्चों, क्लास 9 के स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले बार कबीर के साखिया और शब्द पढ़े थे। तो अब हम लोग फिर से नए गद्य भाग को आरंभ करते हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे लहसा की ओर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में पढ़ेंगे। लहसा की ओर के कवि का नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। उन्होंने 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य, अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता है। जाहिर है, इतनी सारी भाषा जानेंगे तो उन्हें महापंडित ही कहा जाएगा। 1963 में उनका देहांत हो गया। उनके उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यथावृत्ति, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विद्याओं में साहित्य सृजन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जैसे कि मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये तो हमारे कवि के बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से बताया। इसके बारे में इसके बाद हम लोग लहसा की ओर पढ़ेंगे और इतना बड़ा चैप्टर अभी हम लोग नहीं पढ़कर हम लोग इसका सारांश समझा देते हैं। जो मेन है आप लोग सारांश समझ लीजिए, क्योंकि सारांश भी किताब का ही हिस्सा होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। लहसा की ओर नामक पाठ लेखक के प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1920 या 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। किसने? यह किसके बारे में कहा जा रहा है? लेखक का। लेखक मतलब राहुल सत्याग्रह जी के बारे में बता रहे हैं। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिकमंगे के छद्म वेश में की। मैंने इसका मतलब भिकमंगे के छद्म वेश मतलब उन्होंने भिकमंगा का रूप धारण किया था। फटे कपड़े, फटे जूते, ऐसे, हाँ, और भीख मांगते हुए उन्होंने इसकी यात्रा की थी। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जाने वाली दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने ये लहसा की ओर की बारे में उन्होंने जो किताब लिखा है, तो ये उन्होंने तिब्बती लोगों की जानकारी के लिए, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा, इसके विषय में उन्होंने ज्ञान अर्जन करने के लिए यह यात्रा की थी। तो लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तभी परी कलिंगपो का रास्ता नहीं खुला था। परी कलिंगपो एक ऐसा रास्ता है जहां से चाइना और इंडिया दोनों के बीच का रास्ता होता है, जहां से वो रास्ता खुल जाने से तभी हम लोग चाइना जा सकते हैं। तो लेकिन तभी वो रास्ता नहीं खुला था और इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत आती जाती थी। यह व्यापारिक मार्ग था। यहाँ पर सैनिक का भी रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिसमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ भी। यहाँ जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचित को भी चाय बनाकर दे देती है। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा
तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव, थोंगला जो तिब्बत का जो सीमा होता है, वहां एक जगह का नाम है थोंगला। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। उनके एक मित्र थे, उनका नाम था सुमति। उनके जान पहचान के लोग वहां मिले उन्हें। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्जन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। विकट डांडा मतलब, डांडा एक ऊंचा स्थान होता है, जैसे कि बहुत ऊंचा, जैसे 16-17 हजार फीट ऊंचा एक ऐसा जगह था वो, जिसको थोंगला मत कहते हैं। थोंगला 70,000 फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। यहाँ कोई हत्या या गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। हथियार का कानून मतलब जैसे रिवॉल्वर वगैरह रखना, उसका वहां लाइसेंस मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग खुलेआम वहां हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वह भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, क्योंकि पहाड़ पर ज्यादा हम लगेज लेकर के चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे ना, इसीलिए बहुत कठिन होता है चलना पहाड़ पर। इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। मनोरम मतलब बहुत सुंदर था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तो कुछ पर नहीं थी। न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक जब उतरने के लिए चलना पड़ा, लेखक जब अब वहां पर पहुंच करके अब जब चढ़ाई पर चढ़े, अब उतरने के लिए हुए, तो उनके साथ उनके 1-2 साथी और चल रहे थे। वे सब बिछड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चले गए। फिर वापस रास्ते पर लौट कर आए। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा। लंकोर एक तिब्बत का जगह है, उसे लंकोर कहते हैं, जहां उनका जानकार सुमिति प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उनका मित्र, उनका नाम सुमति, वो वहां उनका प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनको आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए। पर सारी बात जानकर उनका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। वहां उसे खाने के लिए क्या मिला? सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा एक तरह का लिक्विड मतलब फूड जैसा होता है, जिसमें गेहूं या राइस के साथ हड्डी और मांस और भी बहुत सारी चीज मिला करके वो एक लिक्विड टाइप का भोजन तैयार करते हैं हम लोग। उसे क्या कहते हैं? थुक्पा। तो गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी अब तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगड़ी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। यजमान उसे कहते हैं जो, जैसे कोई पंडित होता है ना, तो उसके और भी जितने उनके जो भक्त होते हैं उनको यजमान कहते हैं। तो उसी तरह बौद्ध भिक्षु थे सुमति, और उनके जो यजमान का मतलब होता है उनके जो मतलब उनके नियम को जो पर चलने वाले लोग होते हैं, उनकी बातें सुनने वाले लोग, उनको कहते हैं यजमान। तो उनके भी यजमान थे। तो वे यजमान के यहाँ जाना चाहते थे। तो बोध गया से लाए गए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम लोग बोध गया से एक प्रकार का
मतलब जैसे क्या कहते हैं उसे, पवित्र गंडा कहते हैं। पवित्र गंडा मतलब होता है कि एक कपड़ा या धागा होता है लाल रंग का, तो उसमें गांठें बंधी हुई रहती है। इसको वो लोग बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग बहुत पूजनीय समझते हैं। इसलिए वो लोग जब लाते हैं तो सब लोग लेना चाहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, वो गंडा खत्म हो जाने पर वो लोग क्या करते हैं, साधारण लाल कपड़ा लेते हैं और उनका गंडा बनाकर बांट बांट देते हैं। और थोड़ा बहुत भिक्षु थे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, तभी भी लोग थोड़ा लालची थे। और सुमति जो थे वो थोड़ा लालची किस्म के इंसान थे, क्योंकि वो गंडा दे करके और बदले में पैसे लेते थे। लेखक ने उसे ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया, माने भरिया किसे कहते हैं, जो भारी सामान उठा करके दो कंधे पर लेकर के आपका सामान जाता है, उसे भरिया कहते हैं। उन्हें वो भरिया नहीं मिल पाने के कारण सामान खुद लेकर उनको चलना पड़ा, स्वयं लेकर चलना पड़ा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सेकर विहार एक जगह का नाम है, उनकी ओर वो चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। तिब्बत का जो जमीन है वो कुछ जागीरदारों में बटा हुआ है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास, मतलब बहुत भिक्षु जहाँ रहते हैं वो उनको मठ कहते हैं, तो उनके पास है। जागीरदार मजदूरों से बेकार में खेती करवाता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं जो राजा से कम नहीं होते। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहां एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। 15-15 सेर मीन्स 15-15 किलो, 15 kg जिसको कहते हैं। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगड़ी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। यह इस पाठ का सारांश है। इसके बाद में इसका प्रश्न और उत्तर आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जाम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। आप लोग, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अच्छा से मतलब लर्न कर लीजिए, उसे मेमोराइज कर लीजिए दिमाग पे। और इनका बीच बीच में से जो लाइन है, जैसे कि इसमें जो पहाड़ी दृश्य जो दिया गया है तिब्बती का, वो सब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आ सकता है। लेकिन नंबर 10 का जो क्वेश्चन होता है वो मैं नो नीड लिख दी हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ज्यादातर नहीं आता है। तो इस वजह से आप लोग अच्छा से इसे पढ़िए, ठीक है। अगले बार मैं नेक्स्ट क्लास पद से स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।